गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करता है तो वो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया अपना। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें से एक इंटरनल टेंडेंसी निकल के आई थी ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसको हम लोगों ने इनर्शिया नाम दिया था। इनर्शिया के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। और अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में क्या कहा था बाबू कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से सेकेंड लॉ में जस्ट इसके अपोजिट बात को उन्होंने कहा। उन्होंने कहा न्यूटन ने कि अगर फोर्स लगेगा तो चेंजिंग होगा। चेंजिंग तो किस में होगा? चेंजिंग होगा बाबू मोमेंटम में। चेंजिंग होगा किस में? मोमेंटम में। अब इसका हिंदी नाम देखा जाए बाबू समवेग। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन वेग। वेग का मतलब आप लोग जानते हैं बाबू वेलोसिटी, मूवमेंट का स्पीड जो होता है उसको डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी कहते हैं। और सम का मतलब यहाँ पर बाबू संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब टोटल। मतलब संवेग का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट की टोटल वेलोसिटी हमें मेजरमेंट करनी है। अब टोटल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल वेलोसिटी को अगर हमें समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक कार आ रही है। ये एक कार है बाबू, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यहाँ एक दीवार है, ये कार आकर के इस दीवार से टकराएगी तो कुछ दीवार को लॉस होगा, कुछ कार को लॉस होगा। अब यहाँ पर बाबू हम मान के चलते हैं कि एक ट्रक है बाबू, ये ट्रक भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये आके जब इस दीवार से टकराएगी तो इस बार दीवार को होने वाला लॉस ज्यादा होगा। जब क्यों? जो भी लॉस हो रहा है वो तो मोशन के कारण हो रहा है। अब मोशन दोनों का इक्वल है तो इक्वल लॉस होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब आप दीजिएगा कि इसका कारण है कि ट्रक की मास ज्यादा है, ट्रक हैवी है। ठीक है, मतलब हम कहें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के इफेक्ट की बात करनी है तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के इफेक्ट में हम लोग देखते हैं बाबू उसकी वेलोसिटी ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसका स्पीड ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसका मास भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जब भी हम टोटल वेलोसिटी की, टोटल स्पीड की बात करेंगे तो वो उसमें हमें मास की भी चर्चा करनी पड़ेगी और वेलोसिटी की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बाबू डेफिनेशन दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? मोमेंटम नाम देते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हिंदी में भी हमने लिख रखा है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसका सिंबल p होता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है बाबू p = m/v। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंटम हम लोगों ने समझा। मोमेंटम क्यों समझा? तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे तो उसमें चेंजिंग होगा। चेंजिंग किस में होगा? मोमेंटम में चेंजिंग होगा। इसके लिए हम लोगों ने पहले मोमेंटम को देख लिया। अब देखा जाए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्या चीज? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अभी हमने कहा कि फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा। तो बड़ा इजी डेफिनेशन दिया बाबू कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट, मतलब मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट निकालना होगा तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को कहेंगे हम लोग मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स कहने का मतलब हुआ कि फोर्स हमने जो लगाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा, मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट भी ज्यादा होगा। फोर्स कम लगेगा, मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट भी कम होगा। क्लियर?
फोर्स ज़्यादा, मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट भी ज़्यादा, फोर्स कम, मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट भी कम। ठीक है, कह रहा है, फिर से देखा जाए बाबू, कह रहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंजिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा उसी डायरेक्शन में चेंजिंग होगा। अगर मोशन के डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो उसका स्पीड बढ़ेगा, मोशन में इंक्रीमेंट होगा, और अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो उसका स्पीड घटेगा, मतलब मोशन में डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या समझ गए कि पहली बात तो ये समझ गए कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट कम होगा। दूसरी बात हमने ये समझ लिया कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजिंग होगा। मतलब अगर किसी मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मोशन बढ़ जाएगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मोशन घट जाएगा, किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने कहा, इस बात को हमने हिंदी में भी लिख रखा है बाबू, कि संवेग में परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। फिर से एक बार बाबू, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंजिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब इसमें और डिस्कशन हमें करना है, डिटेल डिस्कशन करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमें इस लॉ से प्राप्त होगा, उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसके विषय में और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।